ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। गुणवती मंदिर समूह, जिसके लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ने यानी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में धरोहर उपविधि हेरिटेज बाईलॉज बनाया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी त्रिपुरा या फिर डी मणिपुर। इसका उत्तर है सी यानी त्रिपुरा। हाल ही में गुणवती मंदिर समूह, जिसके लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उपविधि बनाया गया है, त्रिपुरा के गोमती जिले के राधा किशोरपुर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण गोविंद माणिक्य 1600 से 1676 ईस्वी, जिनका शासनकाल था, उसमें हुआ था और यहाँ उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार इनका निर्माण 1668 ईस्वी में गोविंद माणिक्य की पत्नी गुणवती ने किया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके साथ ही नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के विष्णुपुर में दलमदल तोप और चबूतरा, जिस पर यह रखा गया है, उसको राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए धरोहर उपविधि का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके अलावा असम के शिवसागर जिले के जॉयसागर स्थित घनश्याम भवन के लिए भी धरोहर उपविधि तैयार की गई है। इसके अलावा जिन अन्य स्मारकों के लिए धरोहर उपविधि बनाई गई है, उनमें शामिल हैं जामी मस्जिद, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा शहर के पूर्वी इलाके में है, बिठूर स्तूप, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, कर्ण चौपर गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ, जो कि बिहार के जहानाबाद जिले में है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। आसियान संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को संवाद साझेदार यानी डायलॉग पार्टनर का दर्जा प्रदान कर दिया है? ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी इटली, सी यूनाइटेड किंगडम या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है सी यानी यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान ने यूनाइटेड किंगडम को डायलॉग पार्टनर का दर्जा प्रदान कर दिया है। आसियान के विदेश मंत्रियों की 58वीं बैठक में इस निर्णय की घोषणा की गई। यह निर्णय इसलिए खास और ऐतिहासिक है कि वर्ष 1996 से आसियान ने किसी भी देश को डायलॉग पार्टनर का दर्जा नहीं दिया है। आसियान के अन्य डायलॉग पार्टनर्स में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, जो 1974 में आसियान का पहला डायलॉग पार्टनर बना था, 1975 में न्यूजीलैंड, 1977 में जापान, 1977 में ही अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा संवाद साझेदार बने थे और इसके बाद 1991 में दक्षिण कोरिया और 1995 में भारत और 1996 में चीन और रूस आसियान डायलॉग पार्टनर्स बनाए गए थे। तो हमें याद रखना है कि भारत कब इसका डायलॉग पार्टनर बना था, तो वर्ष 1995। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। 1967 में आसियान घोषणा पत्र, जिसे बैंकॉक घोषणा कहते हैं, उस पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई थी और आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था, जिसे शिखर सम्मेलन कहते हैं, वो आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार होता है और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। महादेई वन्यजीव अभयारण्य, जो हाल में सुर्खियों में है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा या फिर डी गोवा। इसका उत्तर है डी यानी गोवा। हाल ही में गोवा में आर्किड विविधता से जुड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिससे पता चला है कि गोवा में आर्किड की 68 प्रजातियां हैं और गोवा के सभी संरक्षित क्षेत्रों में महादेई वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक आर्किड विविधता पाई गई है। अकेले इस अभयारण्य में गोवा के कुल 68 आर्किड प्रजातियों में से 39 प्रजातियां पाई गई हैं और इसके बाद गोवा में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य का स्थान आता है और आर्किड विविधता में तीसरा स्थान कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य का आता है, जो गोवा में है। महादेई वन्यजीव अभयारण्य गोवा राज्य के उत्तरी गोवा जिले में स्थित है और यह अभयारण्य 208 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे यूनाइटेड किंगडम में स्थित बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल बर्ड एरिया घोषित किया जा चुका है। इस अभयारण्य की पक्षी प्रजातियों में नीलगिरी वुड कबूतर, मालाबार पाराकीट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे हेडेड बुलबुल और रूफस बबलर पाई जाती हैं। यहाँ स्थित महादेई नदी को मांडवी नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि गोवा की जीवन रेखा मानी जाती है। इसका उद्गम कर्नाटक में है और यह महादेई वन्यजीव अभयारण्य से होती हुई गोवा की राजधानी पणजी के पास अरब सागर से मिल जाती है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-2021 में किस भारतीय राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका उत्तर है बी यानी गुजरात। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में गुजरात एक बार फिर देश में अव्वल रहा है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब गुजरात देश भर के सभी बड़े राज्यों में पहले स्थान पर रहा। वर्ष 2019-20 में भी गुजरात पहले स्थान पर था और गुजरात को वर्ष 2020-21 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 100 में से 71 अंक मिले हैं। हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा देश की तीसरी खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई थी। यह सूचकांक 5 प्रमुख मानदंडों पर तैयार किया जाता है। इस रैंकिंग में बड़े राज्यों में गुजरात ने 100 में से 71 अंक के साथ पहले, 70 अंक के साथ केरल दूसरे और तमिलनाडु 64 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जिन 5 प्रमुख मानदंडों पर यह रैंकिंग की जाती है उनमें ज़्यादातर में गुजरात अच्छी स्थिति में है। गुजरात ने ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशनल डेटा में 20 में से 13 अंक, क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन में 30 में से 19 अंक, फूड टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस में 20 में से 16 अंक, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में 10 में से 6 और कंज्यूमर एम्पावरमेंट में 20 में से 18 अंक प्राप्त किए हैं। राज्य में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मामले में भी गुजरात राज्य अग्रणी है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। हाल ही में भारत के किस राज्य के 7 उत्पादों को एक साथ भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का दर्जा मिला है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या फिर डी झारखंड। इसका उत्तर है सी यानी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है और ये खास इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा और पोषक खाद्यान्नों की वैश्विक पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल उत्तराखंड के 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। यह उत्तराखंड के किसानों, उनकी ऑर्गेनिक खेती की दशा में बढ़ती प्रतिबद्धता को और पुख्ता करेगा। जब देवभूमि उत्तराखंड में तेज पत्ते को राज्य का पहला भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला था, तब यह नहीं सोचा गया था कि इतनी जल्दी उत्तराखंड के 7 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिल जाएगा। उत्तराखंड के जिन 7 उत्पादों को यह दर्जा हाल में मिला है उनमें शामिल हैं कुमाऊं चूरा ऑयल, मुनस्यारी राजमा, उत्तराखंड का भोटिया दन, उत्तराखंड एपण, उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड का ताम्र उत्पाद और उत्तराखंड थुलमा। भौगोलिक संकेतक का दर्जा पाने के बाद इन 7 उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलना तय है। हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित बौद्धिक संपदा भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड के कृषि मंत्री द्वारा संबंधित विभाग को जीआई टैग से जुड़े प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जिन वस्तुओं या जिन पदार्थों को जीआई टैग दिया जा सकता है तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बताता है कि जैसे कृषि उत्पादों चावल, जीरा, हल्दी, नींबू इन सब को दिया जा सकता है। खाद्यान्न वस्तुओं जैसे रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर के विशिष्ट प्रसाद इनको दिया जा सकता है। वाइन और स्पिरिट पेय जैसे शैंपेन और गोवा के एल्कोहलिक पेय पदार्थ फेनी आदि। हस्तशिल्प वस्तुएं यानी हैंडीक्राफ्ट जैसे मैसूर सिल्क या कांजीवरम सिल्क को भी दिया जा सकता है और इसके साथ ही मिट्टी से बनी मूर्तियां यानी टेराकोटा और औद्योगिक उत्पाद को भी जीआई टैग प्रदान किया जा सकता है। जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनधिकृत यानी अनऑथोराइज्ड प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है। जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित और संवर्धन किया जा सकता है। जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है और भौगोलिक संकेतक के दर्जे के जरिए पर्यटन क्षेत्र को मजबूती और साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। दिसंबर 1999 में संसद ने वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन यानी रजिस्ट्रीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया था और इसे 2003 में लागू किया गया था और इसके तहत भारत में पाए जाने वाले यूनिक प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, इन प्रश्नों की प्रकृति आपको कैसी लग रही है, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद।